तो अभी हम जानेंगे रिजर्व बैंक की एक इम्पॉर्टेंट कमेटी जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। अंडर आरबीआई एक्ट 1935 के अंदर इसे बनाया गया है और इसे अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, अभी लेटेस्ट। इसका काम है प्राइस स्टेबिलिटी विद सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड एक बात ध्यान रखने की है कि एमपीसी केवल और केवल डिसाइड करती है रेपो रेट को। और जैसे कि रेपो रेट के बारे में जाने तो ये एक बेंचमार्क रेट है, इसी से अदर रेट्स चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, अदर रेट्स डिसाइड किए जाते हैं। तो बेंचमार्क रेट के तौर पे रेपो रेट जाना जाता है। बात करें एमपीसी की तो ये 6 मेंबर बॉडी है, जहाँ पे 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई होंगे, जिसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि चेयरपर्सन रहेंगे इस बॉडी के, डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्हें नॉमिनेट किया जाएगा आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के थ्रू। आगे बात करें तो 3 जो बचे हुए एक्सटर्नल मेंबर होंगे ये सारे के सारे अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 4 ईयर का होगा। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं तो उसमें एक रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि हर 6 मंथ के अंदर पब्लिश करनी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट म्यूनिसिपल फाइनेंस रिपोर्ट, और एक और रिपोर्ट है फाइनेंस ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये रिपोर्ट भी आरबीआई के थ्रू पब्लिश की जाती है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका अहम रोल है। साथ ही ये रिपोर्ट हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर में पब्लिश की जाती है आरबीआई के थ्रू। एक और रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है कि बैंकिंग की क्या हालत है भारत के अंदर। अब थोड़ा आगे बढ़े हैं तो साथ ही साथ सीआरआर को भी डिस्कस कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक्स के लिए कंपलसरी है, चाहे वो शेड्यूल बैंक हो चाहे वो नॉन शेड्यूल बैंक हो। शेड्यूल बैंक की बात करें तो ये अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बने हैं। नॉन शेड्यूल बैंक की बात करें तो ये अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसके अंदर काम करते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है, सीआरआर कंपलसरी है, साथ ही इसके बदले कोई भी रिटर्न बैंकों को नहीं दिया जाता है। सीआरआर में इन दोनों टाइप्स के बैंकों को आरबीआई के पास अपना एक कैश रिजर्व रखना होता है, जिसका उन्हें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता और ये कंपलसरी है। एक बात और ध्यान रखने की है, एसएलआर गवर्न बाय सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर ऑल बैंक्स। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ना ही होकर ये किसके अंदर होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इसे आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ही समझ लेते हैं। एसएलआर क्या है, एसएलआर के लिए एक बात ध्यान रखने की है कि लिक्विड एसेट विद बैंक को अपने पास ही अपने लिक्विड एसेट्स रखने होते हैं रिजर्व के तौर पे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो। अगला देख लेते हैं एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2011 में। अब ये क्या है, ये है ओवरनाइट बोरोइंग विंडो फॉर शेड्यूल बैंक्स। किसके लिए, शेड्यूल बैंक्स के लिए, नॉन शेड्यूल बैंक्स नहीं। सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल बैंक्स के लिए क्या है, ओवरनाइट बोरोइंग विंडो है। चाहे जब बैंकों को इमरजेंसी लिक्विडिटी की नीड्स होती है, जब उनके पास कैश नहीं है, तो वो एमएसएफ विंडो का यूज करके लोन ले सकते हैं अंडर एसएलआर सिक्योरिटीज। तो इन्हें एसएलआर सिक्योरिटी जमा करनी होती है, आरबीआई से ये लोन ले सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बैंकिंग रेट। बैंक रेट क्या है, आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म फंड दे, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम के लिए लोन दे, इस बैंक रेट पे जब लोन लिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कोई भी कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं है बैंकों को आरबीआई के पास रखने के लिए। आरबीआई से वो डायरेक्ट लोन ले सकते हैं। अगली बात करें एलएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये क्या है, ये वही है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि आरबीआई कैसे बैंकों के थ्रू देश में, कंट्री में या किसी भी सिस्टम में लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। तो आरबीआई मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस, ठीक है, जितने भी मिसमैच है उन्हें ठीक करता है। अब इसके अंदर रेपो रेट भी है, रिवर्स रेपो रेट भी है, एमएसएफ भी है, एसडीएफ भी है। रेपो रेट आपने पढ़ा
जिस रेट पे आरबीआई से बैंक लोन लेते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक, जिस रेट पे आरबीआई के पास बैंक अपना कैश रिजर्व रखते हैं उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। एमएसएफ अभी पढ़ा आपने और एचडीएफ भी पढ़ा। लास्ट देख लेते हैं एचडीएफ। अच्छा, एचडीएफ अभी नहीं पढ़ा, इसमें देख लेते हैं एचडीएफ क्या है। अप्रैल 2022 के अंदर ये इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बैंक जब अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर लेता है, जिसके साथ आरबीआई को कोई भी कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, प्लस बैंकों को इस डिपॉजिट पर एचडीएफ विंडो के थ्रू अगर बैंक पैसा जमा करते हैं तो उन्हें हाई रिटर्न, हाई इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है या हाई रिटर्न भी मिल जाता है वापस। तो एक तरीके से जब बैंक पब्लिक को लोन नहीं दे रहे हैं या उस टाइम पे पब्लिक लोन नहीं ले रही है, इस टाइम पे बैंक अपना जो पैसा है वो पार्क कर लेता है आरबीआई के पास।